हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल। और कैसे चल रही है आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की स्टडी? आई होप कि अब तक तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो ही जाओगा। और जो भी हल्का फुल्का रहेगा होगा उसके लिए मैं ये आपके लिए कंप्लीट वन शॉट वीडियोस बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं ए टू जेड मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कंप्लीट में वन शॉट लाने वाला हूँ। एक एक करके सारे वन शॉट कंप्लीट कर देंगे। और इस ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो है, तो इसके अंदर हम चैप्टर वन से स्टार्ट करें, ऑब्वियसली बात है, तो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए और अच्छा चैप्टर भी है, तो चलो इसको एकदम कंप्लीट वन शॉट में क्लियर कर देते हैं। विद इन 1 आवर के अंदर ये पूरा क्या नाम है कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, एक मिनट स्क्रीन पे आ जाओ। तो जैसे कि आपका ये चैप्टर वन है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, क्लास 12th में माइक्रो करोगे। जैसे आप लोगों के चैप्टर का नाम ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले इकोनॉमिक के मतलब तो समझो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सिंपली वर्ड्स है, इसको तुम बेसिकली याद भी कर सकते हो। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क। ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि पीपल्स को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, कमाने का साधन प्रोवाइड करता है जिससे हम पैसे कमा के वहां पे हम रह सके, उन पैसों को हम यूटिलाइज को यूज करते हैं। ओके, तो इस सिंपल से याद रखना है, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। कमाने के साधन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम किराए में रह सके, इस पैसों को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। और बेसिकली इकोनॉमी टू टाइप्स की होती है। बेसिकली कितने टाइप की होती है इकोनॉमी? टू टाइप की होती है। वन होती है ओपन इकोनॉमी एंड सेकंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो जिसके अंदर इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं अदर इकोनॉमीज के साथ, जैसे कि इंडिया भी है तो उसकी इकोनॉमिक रिलेशन है अदर इकोनॉमी से। हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, मतलब हमारे रिलेशन है। क्लोज इकोनॉमी वो जो किसी भी अदर इकोनॉमी के साथ क्या नाम है कोई रिलेशन रखना पसंद नहीं करते, लेकिन जिसके कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते हैं उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर ये ए कोई कंट्री है, इसके क्या नाम है अदर इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन है, बी सी डी है, तो मान लो ये अदर इकोनॉमीज। ओके, तो इनके साथ रिलेशन है, गुड रिलेशन, इनके साथ इंपोर्ट भी करती है, इनके साथ ये एक्सपोर्ट भी करती है, तो इस कंडीशन में उसको बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। बट अगर ये की है नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज, ये यहाँ पे अगर देखें, अगर ये कोई एक कंट्री है तो इसके हम्म, इसके साथ कोई भी रिलेशन है, बी के साथ ना सी के साथ, मतलब ये एज एग्जांपल समझा रहा हूँ ओपन इकोनॉमिक क्लोज इकोनॉमिक है, जिसका क्या नाम इकोनॉमिक रिलेशन हो अदर इकोनॉमिक्स के साथ, और उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और जिसका कोई इकोनॉमिक रिलेशन ना हो अदर इकोनॉमिक्स, उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। ये ना इनके साथ क्या नाम है इम्पोर्ट करना पसंद करती है, ना ही एक्सपोर्ट करती है। ओके, ना ही इम्पोर्ट करती है ना ही एक्सपोर्ट करती है। सिंपल सी इतनी सी बात थी। इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। और इस इकोनॉमी दो टाइप की होती है, ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो जिसके इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होते हैं, विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमी, जिसके इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं अदर इकोनॉमी के साथ। और क्लोज इकोनॉमी वो नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमी, जिसकी कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते अदर इकोनॉमी के साथ। ओके, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी को बेसिकली तुम कमी से समझ सकते हो। कमी कैसे? किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसको बोलते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं स्केर्सिटी। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, रिसोर्सेज को लेके हो सकती है, किसी सप्लाई को, किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, मनी के टर्म्स में हो सकती है। वो भी कोई भी कंडीशन जहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई। कोई भी कंडीशन जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो उसके सप्लाई के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं स्केर्सिटी। अभी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है स्केर्सिटी कैसे होते हैं। इकोनॉमी बेसिकली हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे वही लिख रखा है, व्हेन देयर इज हाई डिमांड ऑफ रिसोर्सेज देन इट्स सप्लाई। क्या? जहाँ पे डिमांड तो ज्यादा है रिसोर्सेज की, हमको डिमांड तो चाहिए, हर किसी के इंडिविजुअल वांट्स है, हर कोई चाहता है कि अपना सेटिस्फेक्शन हो, क्या नाम है उसकी सारी जो भी वांट्स है वो फुलफिल हो जाए, बट उतनी रिसोर्सेज नहीं है ना कि उस सारे सप्लाईज को फुलफिल कर पाए। ठीक है, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज विद द हायर डिमांड, जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो देन इट्स रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है। सिंपल सी बात है, स्केर्सिटी कोई भी वो सिचुएशन जहाँ पे किसी भी चीज की रिसोर्स कह लो, मनी कह लो, किसी भी टर्म्स में जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो उसकी सप्लाई के कंपेरिजन। ओके, तो इसके बाद हमें जो थर्ड टॉपिक होता है वो होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में सबसे मेन रीजन ही यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की रिसोर्सेज। हाँ पहले ही बता दूं कि क्यों क्यों होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमको आता है क्यों है? देखो क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ड्यू टू, होता है क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ वन वांट न्यू वांट अराइज, मतलब एक नेवर एंडिंग साइकिल है, एक वांट्स की पूरी होते ही दूसरी वांट आ जाएगी, तीसरी वांट आ जाएगी, कभी खत्म ना होने वाला साइकिल है, एक के बाद एक के बाद हमारे वांट्स आते रहते हैं। और क्या रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास, अगर अभी के टाइम पे अगर तुम ऐसा मनी भी कंसिडर कर लो,
मनी भी तो वो भी हमारे पास क्या है, लिमिटेड, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। एक रिसोर्सेज के कहना है अगर वही मनी है उससे मैं चाहे तो ये भी चीज खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। देखो क्या, एक तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उनकी बहुत सारी इच्छा है, ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, ठीक। रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन सारी इच्छाओं को पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे साधन है वो बहुत लिमिटेड है। और उन्हीं साधन से हम बहुत सारे यूज भी कर सकते हैं, बट अगर उसी साधन को एक जगह यूज करें वो क्या नाम है, प्लेंटी नहीं बचता है उसको अदर जगह यूज करने के लिए। सबसे पहले बात करूँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सबसे पहले हाँ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एज रिसोर्सेज अगर मैं तुमको एज एग्जांपल दूँ रिसोर्सेज का, मेरे पास 500 रुपीज है। कितने रिसोर्सेज के नाम पे मेरे पास 500 रुपए है। उसमें से मेरी डिमांड क्या है, मैं उन पैसों से चाहे बैग खरीद लूँ, शू खरीद लूँ, या उन्हीं पैसों से मैं वॉच खरीद लूँ। उन्हीं पैसे से मैं वॉच करूँ, ये सारी मेरी क्या डिमांड है, मैं चाहे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट क्या एट द एंड मेरे पास पैसा तो लिमिटेड ही है ना, मेरे जो सोर्स क्या है, वो तो क्या लिमिटेड ही है। रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, लिमिटेड, बट मेरे वांट्स क्या अनलिमिटेड। मैं ये भी खरीदना चाहता हूँ, ये भी खरीदना चाहता हूँ, ये भी खरीदना चाहता हूँ। और क्या नाम है, देखो रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज, ये चाहे तो मैं इस रिसोर्स से ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी और ये भी। बट अगर मैंने इस रिसोर्सेज को अगर मैंने इस रिसोर्सेज को ये बैग खरीदने के लिए यूटिलाइज कर लिया, मैंने इस 500 रुपए से बैग खरीद लिया, मैंने इसको परचेज कर लिया, तो क्या मैं इसी 500 रुपए मेरे पास वापस बचेंगे कि मैं शू खरीद पाऊँ या मैं वॉच खरीद पाऊँ। इसी की इसीलिए कहते हैं रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज। कि अगर इस एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक लैंड है, उस लैंड पे मैंने बिल्डिंग बना दिया, तो वो मेरे पास वापस तो वो जगह नहीं बचेगी कि मैं वहां पे एग्रीकल्चर भी कर पाऊँ। तो यही है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इज अ नेवर एंडिंग साइकिल, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ वन मोर न्यू वांट अराइज हो जाती है। दूसरा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वो हमारे पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के वांट को सेटिस्फाई कर पाए। और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, एक रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा भी यूज हो सकता है। ओके, तो इस बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप कि तुमको समझ आ रहा होगा। एक इतने हार्ड हार्ड वर्ड्स है भी नहीं है और इजी है, बट फिर भी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुमको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमको पढ़ना है इकोनॉमिजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब हमको अपने रिसोर्सेज, तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट फिर भी हमको अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से एलोकेट करना है। एलोकेट मतलब बांटना है, एलोकेट, इट्स मीन एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट फिर भी हमको अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से बांटना, इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे हम मैक्सिमम गुड प्रोड्यूस कर पाए और एकदम मिनिमम वेस्टेज हो। क्या एकदम मिनिमम वेस्टेज हो, एकदम मैक्सिमम गुड प्रोड्यूस कर पाए, इसी को कहते हैं इकोनॉमिजेशन रिसोर्सेज। इट्स मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच वे दैट इकोनॉमी प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सप्लाई, मैक्सिमम गुड्स एंड सप्लाई, उसके आगे सप्लाई लिखा है, हाँ। मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या नाम है अच्छे, इतने अच्छे से अपने गुड्स को एलोकेट करें और ताकि हम क्या ना मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए। और इकोनॉमिजेशन मतलब तुम समझ सकते हो, इसका मतलब कि इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एकदम अच्छे से यूटिलाइज करें हम अपने रिसोर्स की, एकदम मिनिमम वेस्ट करें, ऑप्टिमम यूज करें, क्या ना अनवांटेड जगह पे यूज ना करें। वही इसका मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, कि हम अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से एलोकेट करें, इतने अच्छे से यूज करें कि उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को बोलते हैं ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये टॉपिक भी हो गया। उसके बाद हमको बनना था रीजंस या फिर कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो ऊपर पढ़ के हम तीन क्या नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती क्यों, क्योंकि तीन रीजन है। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, और तीसरा था क्या नाम है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये तीन ही रीजन थे, तो इनको भी पूरे मैंने मेन डिफाइन करके भी लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इनफ, इतना है ही नहीं हमारे पास टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि हम सारे जितने भी इंडिविजुअल्स है सबकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे भाई। किसी की कुछ वांट्स होगी, किसी की कुछ वांट्स होगी, इतने सारे पीपल से अगर हम सबकी वांट्स को इक्वल एक ही साथ सेटिस्फाई कर पाए, तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम सबको सबकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। और तीसरा था अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि लैंड इसमें मैंने बिल्डिंग बना दी, तो ये मेरे पास अब एग्रीकल्चर के तो बचेगा नहीं ना, तो या तो फिर मैं यही कर सकता हूँ या तो फिर यही कर सकता हूँ। अगर एग्रीकल्चर फिर वहाँ पे मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज चाहे तो हम ये करें या तो फिर ये करें। अगर हमने एक चीज को चूज कर लिया, अगर हमने एक चीज को चूज कर लिया तो दूसरे के वो हमारे पास बचता ही नहीं है। यही था अल्टरनेटिव यूज का मतलब, ओके। फिर आता है ये देखो, व्हेन द इंडिविजुअल चूज द वन ऑप्शन, अगर हमने कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया, देन द रिसोर्सेज विल नॉट एबल टू यूज फॉर अदर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है लैंड का, ओके, सिंपल ही था। और यहाँ पे ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, वही जैसे करें नेवर एंडिंग साइकिल, एक वांट्स खत्म होते हैं दूसरी वांट्स राइज हो जाती है, ये चलते ही रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ वन वांट्स न्यू वांट अराइज। एक वांट सेटिस्फाई होते हैं, न्यू वांट्स अराइज हो जाते हैं, नेवर एंडिंग साइकिल है, ठीक।
यहाँ तक तो था, और यहाँ तक में तुमको कोई भी डाउट हो तो तुम इसे कमेंट में पूछ सकते हो, बट बाद बाकी इतना सिंपल सिंपल सी चीजें थे। एक बार फिर से मैं गो थ्रू कर देता हूँ, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी, इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये हमको लोगों को कहना कमाने के साधन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कहना पैसे कमा के उसको यूटिलाइज करता है। दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो जिसकी इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं अदर इकोनॉमीज के साथ, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी वो जिसके इकोनॉमिक रीजन नहीं होते अदर इकोनॉमिक साथ। इसके लिए तुम एग्जांपल के तरह समझो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जैसे कि तुम्हें पता ही है कितना आइसोलेटेड कंट्री टाइप में है, वो किसी का इतना लेन देन करने में इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर स्केर्सिटी कोई भी चीज को कमी से समझना, बट इसके इकोनॉमिक में हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट कमी जहाँ पे डिमांड ज्यादा है उसको सप्लाई के कंपेरिजन में, ठीक। स्केर्सिटी। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस और चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि तीन रीजन है, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड एंड नेवर एंडिंग साइकिल है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स को वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और रिसोर्सेज have अल्टरनेटिव यूज। एक रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज होता है। अगर हम इस एक रिसोर्सेज को एक चीज में अप्लाई कर ले, तो हमारे से प्लेंटी नहीं बचता, हम उसको किसी और रिसोर्सेज में उसको यूज करते हैं, ओके। आई होप कि मैं ज्यादा स्पीड ना हो रहा हूँ, और अगर ज्यादा स्लो हो रहा हो तो तुम कोशिश करना कि तुम उसको 1.5x की स्पीड पे ही देखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हमको अपने रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज को इतने अच्छे से एलोकेट करना, इतने अच्छे से बांटना कि उससे हमें मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए, और ईच क्या नाम है सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो पाए ह्यूमन वांट्स का। और इसका मतलब बेसिकली ये था इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव, एक मिनट कहा गया, सुन कर लेता हूँ तो सही। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सम सिंपल सी बात है, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करें हम रिसोर्सेज का एकदम अच्छे से, यूज के करे, ना ही कोई वेस्टेज के, ना ही कुछ करे। फिर वही हमें तीन चीजों पढ़नी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, उसके आप आगे के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ओके। एक मिनट बता दूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है हमको माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, ये एज अ तुमसे डेफिनेशन में पूछ सकते, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमी, या तो फिर ये तुम्हें एज अ डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है कि क्या नाम है, डिफरेंस बताओ माइक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एज अ डिफरेंस नहीं बता रहा, बस तुमको एज इन जनरल बता रहा हूँ कि क्लास 11th में तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, और क्लास 12th में कि तुम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। अब ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो तुम लोग इकोनॉमिक्स वो पेपर में लिख के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, जिस मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया, ठीक है। फिर माइक्रो इकोनॉमी चल पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमी होती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो से याद रखना, आई इसमें आई आता है तो इंडिविजुअल, हमें से बेसिकली इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल बिजनेस, इन सब की बात करते हैं हम, अपने अपने की बात करते हैं, ऐसा पूरी इकोनॉमिक होल की बात नहीं करते। इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है। इसीलिए, और इसके अंदर तुम जो क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हम देखोगे ज्यादातर के प्राइस से रिलेटेड बात होती है, क्या नाम है, एक फर्म कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है, डिमांड के अंदर भी प्राइस बनना है, कॉस्ट, और ये सारे प्राइस की ज्यादा बात करते हैं। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको किस नाम से ऑल्सो जानते हैं? प्राइस थ्योरी से। इसको तुम याद रखना, ये चीज है। माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ओके। फिर वैसे क्या नाम है, जिसके मेन टूल्स है, क्या नाम है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, देखो इसमें आई आता है ना, माइक्रो इकोनॉमी में आया, तो उस आई से तुम याद से रख सकते हो कि इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, इससे क्या नाम है, मेन टूल्स होते हैं, क्या, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इसको ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसमें हम बेसिकली ज्यादा है ना कॉन्सेप्ट प्राइस से रिलेटेड पढ़ते हैं, और ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात होती है। माइक्रो इकोनॉमी is considered with the price determined by a firm। कोई भी फर्म अपना जो प्राइस डिटरमाइन करता है उसको बेसिकली इसकी बात करते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इन सब में देखना सिंगल अपने अपने की बात करे, बट मैक्रो इकोनॉमी एज इकोनॉमिक एज अ होल, ये पूरे इकोनॉमी पूरे इंडिया को लेके चलते हैं। इसके अंदर कहना में इनकम पता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स, बजट, ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ये थोड़े ग्रेटर लेवल पे आ जाता है, ठीक है। इस डील विद इकोनॉमिक एज अ होल, पूरी इकोनॉमिक की बात करें, ऐसे एक इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल जगह की नहीं, ऐसे पूरी इकोनॉमिक की बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ओके। इसके मेन टूल्स विद एग्रीगेट। एग्रीगेट सब टोटल, एग्रीगेट का टोटल ना, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई की बात कर रही है, क्या, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके मेन टूल्स होते हैं। ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इससे तुम जब क्लास 12th में हो तुम देखना, इसमें ज्यादा इनकम से रिलेटेड चीज होगी, इनकम क्या नाम है, जीडीपी वीडीपी, इन सब की ज्यादा मेनली बात होती है, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं इसके अंदर हम।
ठीक है। इस कंसिडर विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस फॉर इकोनॉमिक एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की प्राइस की बात करते हैं, ये खाली एक इंडिविजुअल फॉर्म की बात नहीं करता, इंडिविजुअल किसी चीज की प्रोडक्ट की बात नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमिक एज अ होल की प्राइस की बात करता है। और जनरल प्राइस लेवल, इसका एग्जांपल क्या है, जनरल प्राइस लेवल, इसमें मतलब प्राइस ऑफ अ फॉर्म और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो, बट इसमें जनरल प्राइस लेवल एज ए जनरल जो सबके लिए वो प्राइस हो, ऐसा कौन सा प्राइस लेवल होगा। ओके, तो यहाँ तक भी हो गया, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी तक तो। फिर उसके बाद देखो हमको क्या पढ़ना था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बेसिकली वो समझ सकते हो जो क्या नाम है, ये जिनमें ज्यादा मेन रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें मेन ज्यादा रोल गवर्नमेंट का होता है। तो यहीं से पढ़ना, इट इज द इकोनॉमी, इट इज ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझ तुमको, रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, जो कि ओन करते हैं कौन, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कौन, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, वो कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज द इकोनॉमी वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, सब कुछ क्या नाम, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म, ये क्या नाम है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होता है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू विद द फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो भी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ये मार्केट फोर्सेस से डिमांड एंड सप्लाई का एक कर्व बनाते हैं, ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही डिटरमाइन होता है, वही प्राइस डिटरमाइन किया जाता है इसके अंदर। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में प्राइस डिटरमाइन होती है, ओके, उसी से सेंट्रल प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, कितने का प्राइस है, क्या कैसे रहेगा। और इस मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी नाम से भी जानते हो, लेजर स्पीड से भी जानते हो, ओके। मार्केट इकोनॉमी एंड लेजर स्पीड, लेजर स्पीड मतलब वन वॉच टाइप की कुछ होता है, ठीक है। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, 3 पॉइंट लिखे के, और चौथा अगर तुमका मेन मोटिव लिखे, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट, अरे कहाँ पे आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद हमको पढ़ना, देखो 4 पॉइंट सिंपल से याद करना है, इट इज इकोनॉमी वेयर ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक। और इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं बेसिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म क्या है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो भी चीज डिमांड एंड सप्लाई से क्या नाम है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। और इनको ऑल्सो नोन, इनको अलग अलग नाम भी, जैसे कि हर किसी का अलग अलग नाम होता है, तो वैसे इनके अलग दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे मार्केट इकोनॉमी भी जाना जाता है, और लेजर्स फ्रीबीज से भी नाम जाना जाता है। और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट, ये कोई भी काम करते हैं किसके लिए, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ओके, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद हमको पढ़ना था सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद हमको पढ़ना सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी को बेसिकली तुम कंपेयर कर सकते हो गवर्नमेंट, यहाँ पे इट इज इकोनॉमी था, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इकोनॉमी लिख देना, इट इज द इकोनॉमी वेयर ऑल द मीन्स ऑफ इकोनॉमी, economy. It is the economy where all the means of production are owned by government. ये वो इकोनॉमी जहाँ पे all the means of production own manage control कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। इसमें जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होता है इन दिस इकोनॉमी, ऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व बाय सेंट्रल प्लान होती है, इसमें जो भी सेंट्रल प्लान अथॉरिटी होती है, जो उस टाइम रनिंग अथॉरिटी होती है, वो सारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इनका दूसरा नाम है सोशल इकोनॉमी, इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, इसको कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी से। तुम्हारे एमसीक्यू में भी आया था, एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को किस नाम से जाने जाते हैं, कैपिटल मार्केट इकोनॉमी से, और लेजर्स फ्री से। और सोशल इकोनॉमी को क्या नाम है, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इनका मेन मोटिव क्या था, इनका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ओके। कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। दोनों में चार चार पॉइंट का डिफरेंस भी लिखने के लिए है तो तुम डिफरेंस भी लिख सकते हो, सी सिंपल सिंपल से डिफरेंस है। और एज ए सिंगल सिंगल किसी डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद जो मेन, आप इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ओके। अब इसके बाद पढ़े सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, सॉरी कॉलम गलती से लिख दिया, हाँ प्रॉब्लम है ये, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स, हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, और ये भी अच्छा टॉपिक है। पहले बेसिकली बता दो सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप्स के होते हैं, एक, दो, तीन। पहला तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस,
दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हुम टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो मैं कहा था कि हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बेसिकली हमको क्या पढ़ना होता है कि क्या बनाए और कितना बनाए, मतलब किसके लिए बनाए और कितना बनाए, हम कंज्यूमर गुड बनाए, हम कैपिटल गुड बनाए, या किस टाइप और क्या नाम वॉर टाइप के गुड बनाए, और किस क्वांटिटी में बनाए। इसमें हमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करना पड़ता है कि क्या बनाए, किस क्या बनाए और किस क्वांटिटी, किसके सॉरी किसके लिए बनाए, क्या और कितना बनाए। ठीक है, इस वर्ड टू प्रोड्यूस के अंदर बेसिकली क्या पता हो, सेंटर प्रॉब्लम तीन टाइप के होते हैं, वर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले सेंटर प्रॉब्लम होता है वर्ड टू प्रोड्यूस। इसके अंदर में बेसिकली सोचना होता है कि हम कंज्यूमर गुड बनाए, वॉर गुड बनाए, या कैपिटल गुड बनाए, क्या बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए। हम क्या नाम है वॉर गुड ज्यादा बना दें, कंज्यूमर गुड ज्यादा बना दें, ये सब इसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है, क्या क्या कैसे बनाना होता है वो। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अंदर आता है बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक का यूज करें, हम लेवल इंटेंसिव यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। लेवल ज्यादा अच्छा रहेगा यूज करना कि कैपिटल ज्यादा ही अच्छा रहेगा यूज करने से, प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक की बात की जाती है। और इसमें मतलब फोर हुम टू बनाए, किसके लिए बनाए, हम रिच के लिए बनाए, रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए। इसमें आता है किसके लिए बनाए। ठीक है, सबसे पहले हम किस टाइप का गुड बनाए, कंज्यूमर गुड बनाए, कंज्यूमर गुड बनाए, वॉर गुड बनाए या कैपिटल गुड बनाए, वो सोचना पड़ता है हमको, और किस क्वांटिटी में बनाए ये सब डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में आता है प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक कि हम कौन से टेक्निक का यूज करें, हम लेबर इंटेंसिव यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। ओके, और तीसरा आता है फॉर हुम टू बनाए, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए। ओके, तो ये तीन ही सेंट्रल प्रॉब्लम है, तीनों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाँ एक मिनट। हम्म, सबसे पहले हम करेंगे वर्ड टू प्रोड्यूस। वर्ड टू प्रोड्यूस में तो क्या है किसके लिए बना है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड टू प्रोड्यूस इज एसेंशियल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग टू विच गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी बाय एन इकोनॉमी। कि हम किसके लिए बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, व्हाट क्वांटिटी बाय एन इकोनॉमी, किस क्वांटिटी में, किसके लिए बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। ठीक है, हम देखो दो टाइप के गुड्स बना सकते हैं, हम क्या कंज्यूमर गुड भी बना सकते हैं, कैपिटल गुड भी बना सकते हैं। कंज्यूमर गुड जैसे जो बेसिक डेली यूज के होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, ब्रेड, क्लॉथ्स, है ना, ये सारी चीज जो हमें बेसिक डेली यूज में क्या नाम नीड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स में। कैपिटल गुड जैसे क्या नाम है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी इस टाइप से गुड बनाए, तो हमें सोचना होता है कि हम क्या ना कंज्यूमर गुड बनाए या कैपिटल गुड बनाए, कंज्यूमर गुड में भी किस क्वांटिटी में बनाए और क्या नाम है कैपिटल गुड में भी किस क्वांटिटी में बनाए। तो इकोनॉमी, फिर इसका जो सोल्यूशन इकोनॉमी उस टाइप के गुड्स बनाते हैं जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। ये तो क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी होता है, इसका सोल्यूशन क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम किस के लिए गुड बनाए, किस क्वांटिटी में बनाए, और इसका सोल्यूशन क्या है जो हम उस टाइप के गुड्स बनाएंगे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटी कीपिंग इन द माइंड, अपने दिमाग में ये रखती है so the people allocate the resources in a such way that give the maximum satisfaction। जो कि कहना है पीपल को एट द एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, कहना है इकोनॉमी उस टाइप के गुड ज्यादा बनाना प्रेफर करता है। अगर कहना कंज्यूमर गुड बना के ज्यादा से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इकोनॉमी ज्यादा कंज्यूमर गुड बनाएगी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। कैपिटल गुड ज्यादा बनाने की ज्यादा नीड आ रही है तो कैपिटल गुड ज्यादा बनाएगी, उस टाइप पे ज्यादा फोकस लगे। ओके, तो पहला तो वही था। फिर दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में वही जो मैंने आपको बोला प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक का यूज करे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाउ टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एसेंशियल द चॉइस रिगार्डिंग टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन से टेक्निक का प्रोडक्शन का यूज करे, या तो फिर हम कैपिटल इंटेंसिव यूज कर सकते हैं, तो फिर लेबर इंटेंसिव यूज कर सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे क्या नाम है हम कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू लेबर, और क्या नाम है लेबर इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे हम लेबर से ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल। मतलब हमारे क्या नाम है फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मशीनरी, सारा का मशीनरी के थ्रू हो रहा है, लेबर बहुत कम है, तो उस कंडीशन में उसको बोले कैपिटल इंटेंसिव। या तो फिर हमारे कंपनी में या तो हमारे फैक्ट्री में लेबल्स की क्या नाम है सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेबल्स बहुत ज्यादा है, और मशीन भी बहुत थोड़ी बहुत यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लेवल इंटेंसिव। और इसका एक ही प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है कि इकोनॉमी उस चीज का यूज करे जो एकदम सस्ता पड़ेगा और क्या ना मोस्ट एफिशिएंट होगा। ठीक है, एकदम सस्ता पड़े और अच्छे से उसको मिनिमम कॉस्ट में वो चीज हो जाए और अच्छा भी रहे, वो उस चीज का हम यूज करें।
द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ द सिलेक्शन विच द लीस्ट कॉस्ट, जो एकदम सस्ते में हो जाए और रिसोर्सेज लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट, जो एकदम अच्छे से भी कम से कम रिसोर्सेज में हो जाए और मिनिमम कॉस्ट में हम उस टेक्निक का यूज करेंगे। अगर हमारे लिए लेवल इंटेंसिव सस्ता पड़ रहा है तो हम लेवल इंटेंसिव को चूज करेंगे, हमारे लिए कैपिटल इंटेंसिव सस्ता पड़ रहा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव को यूज करेंगे। ओके, तो एक काम तो मैं इनका ना लेवल इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव का मैं पूरा लिख ही देता हूँ, पूरे एक पूरा इसका डेफिनेशन, एक मिनट, पूरा इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। एक मिनट की डेफिनेशन दे। लेवल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रिफर, लेवल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रिफर्स, अरे refers to the production technique where okay, refers to the dynamic capital intensive technique refers to the production technique where capital is more than labor, और सेम इसके लिए भी लिख सकते हैं refers to the production technique, refers to the production technique where the capital is more than labor, सेम ही है। REFER refers to the production technique WHER where labor labor is more than capital। हम्म, इतना ही इसकी जिसमें लेबर ज्यादा कैपिटल कम है, ठीक है। यहाँ तक हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और दो प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया। फिर था फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए पुअर के बनाए। इसकी बेसिकली प्रॉब्लम क्यों आती है, रिच के लिए बनाए कि पुअर के। अगर हम रिच के लिए बनाएंगे तो हमें जीडीपी ग्रोथ होगी, हम ज्यादा महंगा सामान बनाएंगे तो उससे हम जीडीपी ग्रोथ होगी। बट अगर हम पुअर के बनाए तो पूरा अपलिफ्टमेंट होगा, उनको भी लगेगा हाँ हमारे लिए भी इक्वालिटी है, इक्वालिटी इंप्रूव होगी, उनको लगेगा कि उनके लिए भी सामान बन रहा है, उनको भी थोड़ा सा कहना में अच्छा फील होगा। इसीलिए इसमें किसकी प्रॉब्लम आती है कि हम रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस, for whom to produce, this is the point refers to selection of category of the people, किसके लिए बनाए, कैटेगरी में the people यहाँ की बात करें रिच के लिए बनाए कि पुअर के बनाए, बेसिकली यही बात है। कैटेगरी में कौन आता है, या तो फिर रिच, रिच या पुअर। ओके, ऑफ द पीपल हु विल बी अल्टीमेटली द कंज्यूमर डायरेक्ट, हमें तो ये बेसिकली ये बात है, रिच के लिए बनाएगी पुअर क्यों ना, अगर रिच के लिए बनाएगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है, क्योंकि हम महंगा महंगा सामान बनाएंगे। पुअर को बनाएंगे तो क्या ना पूरा अपलिफ्टमेंट होगा, इक्वालिटी इंप्रूव होगी, ये सारी चीजें होगी अगर हम पुअर के लिए गुड बनाएंगे तो कंज्यूमर इकोनॉमी बेसिकली ऐसा इस टाइप की गुड बनाती है, इस अकॉर्डिंग गुड बनाती है जिसने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया। सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमी उस टाइप का गुड बनाएगी अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर क्या नाम है रिच ने, अगर रिच ने 40% कॉन्ट्रीब्यूट किया उस गुड को बनाने के लिए तो क्या नाम है 40% गुड बनाएगी रिच के लिए, 40%, 40% बनाएगी रिच के लिए। अगर क्या नाम है पुअर ने 60% कॉन्ट्रीब्यूट किया उस गुड को बनाने के लिए, गुड को बनाने के लिए तो क्या नाम है उसके लिए बनाएगी 60%। ओके, यही था इसका सोल्यूशन की, क्या नाम है रिच अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर रिच ने क्या नाम 40% कॉन्ट्रीब्यूट किया तो फॉर्म टू प्रोड्यूस में रिच के लिए 40% गुड्स बनेगा, अगर पुअर ने 60% कंट्रीब्यूट किया तो पुअर के लिए 60% वो गुड्स बनेगा। यहाँ तक भी सिंपल था। फिर उसके बाद आता है पीपीसी का। आप देखो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ लिया वो सब थोड़ा सा बेसिक बेसिक था, इंट्रो था। अब इसके बाद आते मेन, आप तुमको डायग्राम वायग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे, कर्व्स वर्स पढ़ने पड़ेंगे, अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ के टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ से, मेन तो अब यहीं से आता है, ठीक।
अब हमको पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व बोल रहे हैं, या तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कर्व बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। ये बेसिकली की एक कर्व है जो कि डिपिक्ट्स करते हैं ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स की बात करें, दो गुड्स जो कंज्यूमर बाय कर सकते हैं विद इन गिवन इनकम। ओके, कंज्यूमर बाय कर सकते हैं विद इन गिवन इनकम। तो इसका पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक मिनट इसका डायग्राम बना देता हूँ पीपीसी कर्व का, जो स्केल ये तो पीपीसी कर्व क्या था ये, अच्छा, ये कॉनकेव कर्व होता है। कैसा कॉनकेव, ऐसा कॉनकेव। यार एक मिनट गाइस, बस थोड़ा सा इसको बना देना। हम्म, ये कर्व कुछ कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे क्या नाम है, गुड एक्स होता है, यहाँ पे गुड वाई, यहाँ पे गुड एक्स। ओके, तो इसके लिए पहले इसका शेड्यूल बनाते हैं। फिर इसका शेड्यूल बनाते हैं। एक मिनट, पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद तुमको इसके ऊपर अच्छे से समझाऊंगा। और क्या, देखो मैंने डायग्राम बनाने हैं यहाँ पे। ये बेसिकली ये कौन सा कर्व है, पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि डिपिक्ट्स करता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है, देखो इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स, मतलब दिखाता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्सेज। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का हम यूज कर ले, तो उससे हम कितने टाइप के गुड्स बना सकते हैं। कोई भी दो गुड्स किस कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, वो सारी कॉम्बिनेशन ये डिपिक्ट करते हैं, वो सारी कॉम्बिनेशन ये बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, ए कॉम्बिनेशन हम जीरो, मतलब